जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशुतोष जीएस एकेडमी। दोस्तों, हमने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर पे रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए और आज इस सीरीज का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन 19-20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में देखे गए और जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे हम डीप एनालिसिस भी करेंगे और साथ में उन टॉपिक्स के डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना केमिस्ट्री का सीरीज। तो दोस्तों, लास्ट क्लास हमने 90 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 91st क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 2 नाम से सामान्यतः जाना जाता है। एक तो इसे कहा जाता है लाइम वाटर, इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है स्लैक लाइम। दूसरा नाम क्या है? स्लैक लाइम। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं दोनों में डिफरेंस बता दूं, लाइम वाटर स्लैक लाइम में फॉर्मूला सेम होते हैं, बट लाइम वाटर जो होता है वो थोड़ा एक्वस नेचर का होता है, यानी लाइम वाटर जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, मतलब वाटर कुछ अमाउंट वाटर इसमें मिक्स रहते हैं, इसलिए इसको लाइम वाटर बोलते हैं। एक्वस कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको स्लैक लाइम कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएंगे, तो हो जाएगा मोर देन 1। एक और चीज, क्लास 10 के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से रिलेटेड बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनका केमिकल नेम पूछता है या उनके फॉर्मूलाज पूछता है, तो उस पर हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है लाइन से रिलेटेड 4 नाम आते हैं। एक आता है स्लैक लाइन, एक आता है लाइम वाटर, एक आता है क्विक लाइन और एक आता है लाइमस्टोन। ये 4 होता है, स्लैक लाइन, क्विक लाइन और लाइम वाटर और एक लाइमस्टोन। तो स्लैक लाइन जो होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्विक लाइन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वहीं पे लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, जिसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है ना, हो गया। इसके बाद एक आता है जिप्सम, एक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का अगर आप फॉर्मूला देखें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O। वहीं पे अगर हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फिर आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अगला आता है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करें तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट,
NaHCO3 आप कुछ कर रहे हैं यहां पे हो जाएगा NaHSO4 होता है सोडियम बाइसल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं ठीक था सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा और एक होता है वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट डेकाहाइड्रेट डॉट 10H2O ठीक है तो बेकिंग सोडा क्या होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2O होते हैं इसके अलावा एक आता है एक्वा रिजिया ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में तो ये होता है HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 रेशियो में और नाइट्रिक एसिड 1 रेशियो में रहते हैं ठीक है इसके बाद एक आता है कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटास जो होता है वो KOH होता है और कॉस्टिक सोडा NaOH होता है इसके बाद आता है कॉमन सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं वो NaCl होता है और ब्राइन भी NaCl ही होता है ब्राइन का फॉर्मूला क्या होता है NaCl बस डिफरेंस ये है कि ब्राइन जो होता है वो वाटर एक्वस सॉल्ट जो होता है उसी को ब्राइन बोलते हैं ठीक है एक्वस सॉल्ट क्या होता है ब्राइन तो आपके इतने सारे नाम एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं मतलब ये मोस्ट कॉमन यूज केमिकल्स हैं जो हम डे टू डे अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो ये सारे केमिकल फॉर्मूला आप देख लेना आप लोग नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो आता है which of the following is not a physical change अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो ऐसा चेंज जिसमें कोई नए प्रोडक्ट नहीं बनते फिजिकल चेंज इज ए टाइप ऑफ चेंज इन विच नो न्यू प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता बल्कि जो पहले से थे वही रहते हैं बस उसका शेप साइज कलर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये सारे चेंज होते हैं सॉलिबिलिटी में चेंज आता है तो उनको हम क्या बोलते हैं फिजिकल चेंज बोलते हैं ठीक है तो फिजिकल चेंज में क्या होगा कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा नो न्यू प्रोडक्ट इसके अलावा इसमें क्या होता है खाली शेप साइज कलर सॉलिबिलिटी टेम्परेचर इन सारी चीजों में चेंज आता है ठीक है तो जैसे बर्निंग ऑफ कोल है पहला ऑप्शन क्या है बर्निंग ऑफ कोल तो बर्निंग ऑफ कोल की बात करें तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि कोयला जब जलता है तो कोयला जलने के बाद क्या देता है राख देता है और राख को वापस से हम कोयला नहीं बना सकते है ना यानी फिजिकल चेंज एक तरह का रिवर्सिबल चेंज भी होता है ये रिवर्सिबल होता है ना तो बर्निंग ऑफ कोल नहीं होगा नेक्स्ट आता है डिसॉल्विंग सॉल्ट वाटर पानी में नमक का घुल जाना ये होगा क्योंकि पानी और नमक को फिर से सेपरेट किया जा सकता है तीसरा आता है मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी होगा क्योंकि आइस अगर मेल्ट हो गया तो वापस से उसको फ्रीज कर देंगे तो वहां पे फिर से आइस मिल जाएगा तो ये दोनों फिजिकल चेंज है जिसके स्टेट में चेंज आ रहा है जिसके कलर में शेप साइज सॉलिबिलिटी में चेंज आ रहा है इससे ये क्या होगा फिजिकल चेंज होगा जबकि अगर प्रॉपर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और कुछ नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो केमिकल चेंज हो जाते हैं तो आंसर हो जाएगा डी मोर देन 1 ठीक है नेक्स्ट which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting आजकल नॉन स्टिकी पेन आ रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा है ना तो वो नॉन स्टिकी पेन जो होते हैं है ना उसमें एक तरह की कोटिंग होती है तो वो अलग है एक पॉलीमर की कोटिंग होती है वो अलग है उसमें हम और कभी बात करेंगे लेकिन यहां जिस पेन की बात कर रहा है
वो बोल रहा है कि जितने भी पेन होते हैं जो लोहे के बने होते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग किया जाता है, ठीक है ना, उस पेन के ऊपर एक कोटिंग किया जाता है ताकि वो रस्ट ना लगे, मतलब उस पेन में क्या ना लगे, रस्ट ना लगे, रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, उस पे एक कोटिंग किया जाता है। तो क्या चीज की कोटिंग होती है, तो अप्लाइंग ए पेंट, पेंट बिल्कुल नहीं होती क्योंकि पैन में हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, फ्राइंग पैन में खाना बनाते हैं, तो पेंट लगाएंगे तो गर्म करने पे वो पेंट अलग हो सकता है, फूड में मिक्स होके वो पॉइजनस कर सकता है फूड को, तो पेंट नहीं होगा, अप्लाइंग पेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक का एक कोट हम उसमें डाल सकते हैं, जिंक का एक कोट लगा सकते हैं, तो ये इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जहां पे एक आयरन के मटेरियल पे हम सल्फर का कोटिंग कर देते हैं, आयरन के मटेरियल के ऊपर क्या कर देते हैं, सल्फर की कोटिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है, अंदर का जो मेन मटेरियल है आयरन का वो रस्ट नहीं होगा, क्यों, पहली चीज इसके सल्फर होगा, सॉरी जिंक का लेयर कर देते हैं, जिंक का, है ना, तो जिंक का एक लेयर कर देते हैं, इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन की वजह से क्या होता है, देखिए जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब भी रिएक्शन करने की बात आएगी तो पहले रिएक्शन कौन करेगा, यानी एटमॉस्फेयर के जो मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्शन करेगा जिंक, तो कौन बच गया, आयरन सेफ रहेगा, ठीक है। वहीं पे पहला तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, दूसरा एक आउटर कोटिंग लगाती है, तो आउटर कोटिंग लगाने से मॉइस्चर और एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट आयरन से नहीं होता, ये दूसरा कारण है ना, जिस वजह से उस पे हम जिंक का कोटिंग लगाते हैं ताकि आयरन को हम रस्ट होने से बचा सकें, ठीक है, तो आंसर होगा जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है। अच्छा यहां पे एक और चीज, जैसे रस्ट होता है तो आयरन का जो रस्ट होता है, आयरन का जो रस्ट होता है वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। किसी एग्जाम के क्वेश्चन पूछा था कि आयरन का जो रस्ट होता है वो क्या है ना, वो केमिकल फॉर्मूला क्या है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, है ना, या कुछ और, इस तरह के 5 ऑप्शन थे, तो इसका आंसर है कि आयरन का जो रस्ट होता है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, क्या होता है, Fe2O3 .XH2, इसी को बोलते हैं रस्टिंग या रस्टेड आयरन, रस्टेड आयरन, ठीक है ना, क्या ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और आयरन को रस्ट होने से बचाने के कई तरीके हैं, जैसे एक पेंट कर देना, है ना, ग्रीसिंग कर देना, उसके बाद उसको गैल्वेनाइज्ड कर देना, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मटेरियल के साथ उसको जमीन के अंदर लगा देना, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, ऑयलिंग कर देना। इसी तरह से कुछ और मेटल्स की बात करें जो एग्जाम में पूछता है, तो 2 और मेटल है जिसके बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, पहला सिल्वर और दूसरा कॉपर। अच्छा ये जो है आयरन, ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ये कौन से कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है आयरन। और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है CuCO3.CuOH2, यानी मोस्टली ये किसका होता है, हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड है, यानी कॉपर में जो रस्ट लगता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, है ना, और ये कौन से कलर का हो जाता है, तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। कॉपर में जब रस्ट लगता है तो ग्रीन कलर के उसमें पैचेस आ जाते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने बाथरूम में देखा होगा, आप लोगों के बाथरूम में जो नल होते हैं, ठीक है ना, उस पे हल्के हल्के ग्रीन कलर के धब्बे होंगे, पेचेस होंगे, वो ग्रीन कलर के जो पेचेस हैं वो कॉपर का हाइड्रोक्साइड पार्ट है ना, और रस्टेड कॉपर इसका हुआ। इसके बाद सिल्वर जो होता है, ठीक है ना, सिल्वर का आता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, और ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है ये सल्फर के कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं, सल्फर कंपाउंड है, ठीक है ना। यानी सिल्वर क्या होता है, जैसे देखो आप लोगों ने अपनी मम्मी को देखा होगा, अपनी मम्मी के पैर में देखना एक पायल होगा,
वो पायल पे ब्लैक 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 पैचेस होंगे, धब्बे होंगे काले काले काले। अगर पायल पुराना है तो काले धब्बे ज्यादा होंगे, पायल नया होगा तो बिल्कुल वो सिल्वरी कलर का दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक कलर के जो धब्बे होते हैं वो कहां से आते हैं, तो उनकी शरीर से जो पसीने निकलते हैं उस पसीने में होता है सल्फर, ठीक है ना। तो जब पायल बॉडी के सल्फर से रिएक्ट करता है तो बनाता है सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। और इसी वजह से जो पायल होता है वो काला पड़ जाता है। कौन से कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है ना। सिल्वर में जब रस्ट लगता है तो कौन से कलर का हो जाएगा, तो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होता है, तो ड्राई आइस का सिंपल सा मीनिंग होता है, आप लोग जानते ही होंगे। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ दिन पहले नोएडा की एक खबर है, न्यूज में आया था कि वहां पे कुछ फ्रेंड्स एक पार्टी कर रहे थे, है ना। और जिनके घर में पार्टी कर रहे थे वहां एक स्विमिंग पूल थी, छोटा सा स्विमिंग पूल था। तो वहां पे सारे फ्रेंड्स आए थे, गैदर हुए थे, शाम को पार्टी चल रही थी। तो पार्टी को और ज्यादा एक्साइटिंग करने के लिए कुछ लोग वहां पे ड्राई आइस ले आते हैं और ड्राई आइस पूल में डाल देते हैं, जिससे जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा क्या हो जाता है, इसका सब्लिमेशन हो जाता है। और सब्लिमेशन होने के बाद वहां पे क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलता है, गैस, जिससे वहां पे सफेद सफेद धुआं बन जाता है पूल के ऊपर। और ये देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से कुछ जाते हैं और ड्राई आइस ला के उसमें डाल देते हैं पूल में। इससे इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वहां बढ़ जाता है कि जिस पर्सन ने वहां पे पार्टी होस्ट किया था उसका वहां डेथ हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता और पूल में डूब के उसकी मौत हो जाती है। तो ये इसी वजह से हुआ, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ, है ना। ड्राई आइस बोलते हैं। जैसे कुछ लोगों के घर में ना कूलर होता है, आजकल कूलर आ रहा है, उस कूलर में ड्राई आइस डाला जाता है ताकि हवा ठंडा रहे। ये क्या धीरे धीरे जैसे जैसे मेल्ट होंगे वैसे वैसे ठंडा एयर पास करेगा, है ना। लेकिन इसमें पानी डालने का कोई झमेला नहीं है, तो इसलिए ड्राई आइस का यूज किया जाता है, ठीक है। कोई डाउट यहां पे, तो ड्राई आइस क्या हो जाएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू, नेशनल पार्क में किसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो नेशनल पार्क में ना जो वाइल्ड लाइफ होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो नेशनल पार्क होते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनते हैं। किसके तहत बनते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत बनता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व, सब इसी के तहत बनते हैं, इसी एक्ट के तहत, है ना। और सलमान खान जो काला हिरन के शिकार करने के चक्कर में फंसा था, वो भी यही इस कानून का उल्लंघन था, इसलिए उस पर कोर्ट केस चल रहे थे, ठीक है। तो इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू, नेशनल पार्क में किस किस को प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ मतलब प्लांट, एनिमल्स और उसका पूरा इकोसिस्टम को, है ना, प्रोटेक्शन दिया जाता है। यानी फ्लोरा, फौना एंड द होल इकोसिस्टम, और वहां का जो इकोसिस्टम है इस सब को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा मोर देन 1। अच्छा, एक और चीज, इकोसिस्टम की बात कर रहा है तो ये समझो कि नेशनल पार्क बहुत सेंसिटिव रीजन होते हैं, सेंसिटिव जोन होते हैं, है ना। और ये किसी भी प्रोडक्शन एरिया का कोर जोन होता है जहां पे वाइल्ड लाइफ, जो क्रूशियल वाइल्ड लाइफ है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, वो वहां रहते हैं। अब वहां पे उनका हैबिटेट होता है। तो किसी भी एक्सटीरियर पर्सन को या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी पर्सन उस एरिया में इंटरफेयर नहीं करता, किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करता। वो एरिया जैसा है जिस कंडीशन में वैसे ही छोड़ दिया जाता है।
तो उसे क्या कहा जाता है? नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नेशनल पार्क। इंडिया में मोर देन 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क है। ठीक है, अच्छा नेशनल पार्क के अलावा अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो एक आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं वो थोड़े नैरोअर कंसेप्ट है, जहां पे जो वाइल्ड लाइफ होते हैं जंगल में, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं, है ना, ताकि उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन अलाउ नहीं है। इसमें थोड़े बहुत ह्यूमन इंटरेक्शन किए जा सकते हैं, यानी आप लोग जो टूरिज्म जाते हो, फॉरेस्ट टूरिज्म या वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आप करते हो, तो ये जो टूरिज्म होता है या टूरिस्ट जब जंगलों में घूमने जाते हैं तो देखना जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं या फॉरेस्ट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है अपने जीप में आपको बैठा के घुमाता है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है, नेशनल पार्क में नहीं होता। मतलब नेशनल पार्क में अगर होगा भी तो वो बफर जोन या उसके बाहर ट्रांजिशन जोन में होगा, कभी भी कोर जोन नहीं लेकर जाएंगे, है ना। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी एक्ट के तहत बनता है। इसके बाद एक और आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, अच्छा इंडिया में मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इंडिया में 80 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो मैप प्रोग्राम के तहत बने हैं। जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है, मैप एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बनाए जाते हैं यूनेस्को के। ठीक है ना, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें 3 जोन होते हैं। सबसे अंदर होता है कोर जोन, कोर जोन, है ना। उसके बाहर होता है बफर जोन, बफर जोन, और उसके बाहर होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, है ना। तो कोर जोन में ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है। बफर जोन में थोड़े बहुत ह्यूमन इंटरेक्शन किए जा सकते हैं, है ना, बट वहां पे कोई भी ये समझो कि जंगलों की कटाई नहीं होगी, किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, है ना। और ट्रांजिशन जोन वो जोन होता है जहां पे वहां के नेटिव्स रहते हैं, है ना, और वो जंगलों से अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, और ये थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है नेशनल पार्क के मुकाबले। अब ये समझो नेशनल पार्क जो होता है वो किसी भी एरिया का कोर जोन को हम नेशनल पार्क बोलते हैं। मतलब ये जो है ये नेशनल पार्क है। ठीक है ना, अगर बायोस्फीयर रिजर्व में देखना, आप जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व देखोगे उसका जो कोर जोन होता है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और आता है टाइगर रिजर्व, है ना। तो टाइगर रिजर्व जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। और ये प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1973 में, और इसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आज इंडिया में 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। ठीक है ना, जैसे सिमरीपाल टाइगर रिजर्व, इसके बाद कान्हा किस्ली, है ना, इसके बाद अचानक मार, है ना, ये कुछ टाइगर रिजर्व है। इसके बाद एक आता है आपका रामसर साइट। ये जो रामसर साइट होते हैं ये एक तरह से वेटलैंड होते हैं। ये क्या होते हैं? वेटलैंड होते हैं। और ये रामसर कन्वेंशन के तहत बनाए जाते हैं, है ना। तो जो वेटलैंड होते हैं
इन वेटलैंड में जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो बहुत क्रूशियल होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उन रीजन्स को, उन एरियाज को रामसर साइट डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का इंटरनेशनल, मतलब ये समझिए कि इंटरनेशनल वैलिडेशन, जहां पे किसी एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। तो इंटरनेशनल के आधार पर देखें कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है और एक रामसर साइट है। ये दो एरिया जो होते हैं, ये एक तरह से इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा बनाए जाते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं। बाकी सब हमारे इंडियन लॉ के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? आज इंडिया में मोर देन 90 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट आता है सम फैक्ट्स अबाउट ओजोन आर्क। ओजोन गैसेस के बारे में तो आपको पता होगा, है ना, कि ओजोन गैस जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस, जब ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करता है तब वो ओजोन बनाता है। तो क्या बनता है? ओजोन। ठीक है ना? तो ये हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर लगभग 18 टू 35 किलोमीटर के ऊपर, है ना, हमारे अर्थ सरफेस से 18 टू 35 किलोमीटर की हाइट पर, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में, कहां? स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। ये गैसेस का एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। तो एज्यूम करो ये क्या है? ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर एक ओजोन लेयर है ना, और ये ओजोन लेयर लगभग 18 से 35 किलोमीटर की हाइट पे है, या 20 से 40 समझ लो। तो 18 से 35 किलोमीटर की हाइट पे है, और ये जो लेयर होता है, सन से आने वाली जो यूवी रेज होती है, कौन सी रेज? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है, कौन सा करेक्ट है इसे हमें देखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इट एब्जॉर्ब्स हाई वेवलेंथ रेडिएशन। मैंने अभी कहा कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यूवी रेज हाई वेवलेंथ वाले रेडिएशन नहीं, बल्कि ये कौन सा है? लो वेवलेंथ वाले रेडिएशन। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा बोल रहा है इट फाउंड इन मेसोस्फीयर। नहीं, ये मेसोस्फीयर में नहीं आता, सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फीयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आता है मेसोस्फीयर, फिर आता है थर्मोस्फीयर, और फिर आता है एक्सोस्फीयर। और इसी थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है, ना कि मेसोस्फीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट स्टेबल गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल नहीं, ओजोन एटमॉस्फेयर का स्टेबल गैस नहीं है। स्टेबल गैस का मतलब होता है जो लंबे समय तक बिना किसी के साथ रिएक्शन किए आराम से बने रहते हैं, ये अपना शेप, साइज, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, इनमें कोई इनका बदलाव नहीं होता। तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये क्लोरीन गैस के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। किस गैस के साथ? क्लोरीन गैस के साथ। और इसीलिए इन्हीं क्लोरीन गैस की वजह से यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है ओजोन डिप्लेशन। यहाँ क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन होता है। तो ये स्टेबल गैस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, गुड आउट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और बात अगर मैं करूं तो इससे रिलेटेड कुछ कन्वेंशन की मैं बात करूं तो 1987 में एक कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना? तो ये 1987 में इसी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था, जिसमें बहुत सारे देश ने भाग लिया और बहुत सारे देश इसके सिग्नेटरी बने, जिसमें ये माना गया कि सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से
ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है और हमें सीएफसी के प्रोडक्शन को बंद करना होगा। बाद में जाकर बहुत सारी देशों में इसे इंप्लीमेंट भी किया जाता है और सीएफसी का प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद हो जाता है ना? क्लियर है? और इसी कन्वेंशन के कारण 16 सितंबर को ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है इसी कन्वेंशन के तहत। कौन सा कन्वेंशन है ये? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक और प्रोटोकॉल यहां आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अलावा, किगाली एग्रीमेंटिका। किगाली एग्रीमेंटिका ये 2016-17 में शायद हुआ था, है ना? ये कब हुआ था? हाँ, 2016 में हुआ था। किगाली एग्रीमेंट कब हुआ था? 2016 में। ठीक है ना? ये भी इसी ओजोन से रिलेटेड है। ठीक है, जहां पे एचएफसी, ठीक है, ये सीएफसी किससे रिलेटेड? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो एचएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए किगाली एग्रीमेंट किया गया। मतलब इस किगाली एग्रीमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को कम करने की बात कही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है व्हिच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेजर कंपोनेंट कौन सा है? ठीक है, तो बायोगैस का मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन। ठीक है ना? क्लियर है? एक चीज यहां पे आप जान लीजिए कि बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? तो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो सड़ने के बाद मीथेन गैस प्रोड्यूस करे उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोगैस। तो यहाँ पे बायोगैस में क्या क्या आ जाएगा? एक मीथेन आ जाएगा, है ना? इसके बाद कुछ अमाउंट में ब्यूटेन भी निकलता है ना? ये सब बायोगैस है। ठीक है, जैसे गन्ना, ठीक है ना, जितने भी शुगर इंडस्ट्री होते हैं तो उन शुगर इंडस्ट्री में गन्ना से चीनी बना दिया जाता है, गन्ने रस से, और लास्ट में जो उसके एक्सट्रैक्ट बचते हैं, है ना, जो सॉलिड एक्सट्रैक्ट बचता है उसको सुखा करके उससे क्या किया जाता है? बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है ना? और इसी बायोगैस को यूज करके उस शुगर इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना? जैसे छत्तीसगढ़ के कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में पंडरिया एरिया में एक शुगर इंडस्ट्री है। वो एक तरह से शुगर इंडस्ट्री के साथ साथ अपना खुद का सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करता है। मतलब चीनी बनाने के बाद जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है उसको जला करके वो क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और ये किस पे पूरा बेस्ड है? बायो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, पॉल्यूटेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन के मेनली जो दो पॉल्यूटेंट है वो कौन कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में एक आ जाता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक आता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, है ना? तो यहाँ पे मेनली दो पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड रेन से रिलेटेड। पहला होता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना? इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में दो तरह के ऑक्साइड है, एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है ना? तो जब ये वाटर से रिएक्शन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने के बाद H2SO4 बनाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। दूसरा NOx जो होता है, ये जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3। ये क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और दोनों क्या होते हैं? जैसे दोनों गैस ऊपर गए एटमॉस्फेयर में, वहां पे बादलों के साथ रिएक्शन किए क्लाउड के साथ, क्लाउड में मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होते हैं, उसके साथ ये रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लिए? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और फिर बारिश के साथ ये वापस अर्थ सरफेस पे आ गया। इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एसिड रेन। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रेयर होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में होता है, वो कार्बोनिक एसिड बनाता है ना, लेकिन यहाँ पे मेन आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा एक और चीज, प्याज छिलने से आंखों से आंसू निकलते हैं। ठीक है ना, जब भी हम प्याज छिलते हैं आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। क्यों? प्याज में क्या होते हैं? सल्फर गैस होते हैं। प्याज में क्या होता है? सल्फर गैस। तो जब वो सल्फर, हम प्याज को छीलते या काटते हैं तो प्याज से सल्फर गैस निकला, वो हमारी आंखों में गया। आंखों में क्या है? वाटर है ना, आंसू है। तो उसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए थोड़ा आंखों में जलन होती है और उसके बाद आंसू निकलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट आता है, which of the following is the source of renewable energy? इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी का ऐसा फॉर्म जिसे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। मतलब एज्यूम करो जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को हम रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं क्योंकि उसे बार बार रिन्यू किया जा सकता है और एनवायरनमेंट के लिए ये उतने खतरनाक भी नहीं है, इको फ्रेंडली होते हैं। तो कोल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कोयला जलने के बाद धुआं निकलता है, इसके बाद इसको दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम भी उस हिसाब से नहीं होगा क्योंकि ये दोनों फॉसिल फ्यूल है। ये दोनों क्या है? फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, इस तरह लास्ट न्यूक्लियर एनर्जी, क्या न्यूक्लियर एनर्जी होगा? नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, इनमें से कोई भी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। अच्छा, एग्जाम में ना मोस्टली बच्चे न्यूक्लियर फ्यूल को आंसर लेते हैं। ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी में, जबकि न्यूक्लियर फ्यूल रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूल में क्या रहता है? यूरेनियम, थोरियम, है ना। इंडिया में केरल में जो बालू मिलता है ना कोस्टल रीजन में, है ना, उस बालू में थोरियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, और इंडिया क्या कर रहा है? ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, रिसर्च चल रहा है उस पर कि उस मोनाजाइट बालू से, मोनाजाइट सैंड से हमें जो थोरियम मिल रहा है उसको एनरिच करके हम एनरिच्ड थोरियम बनाएं, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल की तरह, मतलब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है ना, और ये समझो कि थोरियम का सबसे बड़ा स्टॉक या रिजर्व इंडिया के पास है। ठीक है ना, बहुत बड़ा हमारे पास रिजर्व है इसका, लेकिन हम थोरियम को अभी तक यूज नहीं कर पाए क्योंकि इसको एनरिच करना बहुत डिफिकल्ट काम है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसलिए, जबकि यूरेनियम को काफी हद तक यूज कर लेते हैं, है ना। और हमारी जितनी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कलपक्कम, कैगा, कुडनकुलम, ऊपरपारा, है ना, ये सब तारापुर, ये सब क्या है? यूरेनियम को, एनरिच्ड यूरेनियम को यूज करके हम वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आ जाएगा? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे? हाइड्रो एनर्जी, ये सब क्या हो जाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, इन ए फूड चेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रॉपिक लेवल एज। एक फूड चेन में जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल में कहां पे आएंगे? ठीक है ना, अब इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। इंसेक्टिवोरस मतलब देखो, है ना, एज्यूम करो ये ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, इसके सबसे नीचे आ जाता है प्रोड्यूसर। इसके सबसे नीचे क्या जाता है? प्रोड्यूसर। उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर टर्सरी कंज्यूमर और उसके ऊपर तो डीकंपोजर आ जाता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस बोल रहा है। इंसेक्टिवोरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं और जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड्स करते हैं, है ना। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसमें आ जाएंगे? तो ये एक तरह का प्रोड्यूसर है और साथ में कंज्यूमर भी है। प्रोड्यूसर तो है और साथ में क्या है? तो ये प्राइमरी कंज्यूमर भी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस। तो ये एक तरह से आंसर आपका हो जाएगा मोर देन वन। इंसेक्टिवोरस का मैं कंसेप्ट अगर आपको समझाऊं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो मार्सी रीजन में होते हैं। मार्सी रीजन का मतलब होता है जो कीचड़ वाला एरिया है ना। तो वहां होने की वजह से क्या होता है, इन प्लांट्स को मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता, बहुत कम, ना के बराबर मिलता है, जिस वजह से इनके कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है इनमें। और उन न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया इंसेक्टिवोरस। बाकी नॉर्मली फोटोसिंथेसिस ये भी करते हैं, बट अपने कुछ मिनरल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन लोग इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं, यानी इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मल्चिंग ऑफ द सॉइल इज एसोसिएटेड विद, सॉइल की जो मल्चिंग होती है वो किससे रिलेटेड है? तो रिड्यूसिंग वीट ग्रोथ बिल्कुल नहीं। मल्चिंग जो होता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग खेती बैकग्राउंड से रिलेट होंगे, मतलब आपके पिताजी या तो खेती करते होंगे या करवाते होंगे। तो वहां क्या किया जाता है, खेती के बाद देखना फसल का कुछ नीचे का हिस्सा छोड़ दिया जाता है, जिसको टूटी बोला जाता है ना। जैसे गेहूं के खेत में, वीट के खेत में, जो वीट की कटाई के बाद, गेहूं की कटाई के बाद नीचे कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है, या धान की खेत में भी धान की कटाई के बाद कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? मल्च। इसी को क्या बोलते हैं? मल्चिंग। ठीक है ना। और ये क्या होता है? सॉइल इरोजन को रोकने के लिए होता है। पहला तो अगर पूरी तरह से उस पौधे को काट दिया तो मिट्टी क्या हो जाएगा? लूज पड़ जाएगा, सॉइल इरोजन होना आसान हो जाएगा। तो मल्चिंग जो होता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए होता है। दूसरा, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, इसलिए भी इसको छोड़ा जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर सही है, इंप्रूविंग फर्टिलिटी एंड सॉइल हेल्थ ये भी सही है, क्योंकि जब दोबारा से खेती करते हैं तो इसी के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया जाता है या इसको जला दिया जाता है, पराली जलाना जो बोलते हैं। तो जलने के बाद ये क्या होते हैं? जलने के बाद ये एक तरह से राख बनाते हैं जो मिट्टी के लिए मैन्योर का काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर करेक्ट है, बी और सी। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड इज। अच्छा, एक और चीज, जैसे हमने अभी देखा सॉइल इरोजन को रोकने के लिए मल्चिंग किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं? तो काउंटर फार्मिंग हो गया, स्टेप फार्मिंग हो गया, काउंटर प्लगिंग, स्टेप फार्मिंग, एफॉरेस्टेशन, है ना। इसके बाद शेल्टर बेल्ट, ठीक है ना, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड इज। तो फ्लड को रोकने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा मेथड होता है एफॉरेस्टेशन। ये तो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, कौन सा होता है? एफॉरेस्टेशन फ्लड को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है ना। इसीलिए रिसेंट के कुछ सालों में हमने देखा है, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने हरियाली मिशन शुरू किया, है ना। उसके तहत देखना आप अपने गांव में जहां भी तालाब होंगे, है ना, उन तालाबों के चारों तरफ या जहां भी रोड है उसके किनारे किनारे खूब सारे फलदार पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अमरूद का, आम का, इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, आंवला का, है ना, पीपल का, बरगद का। ठीक है, ये सब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। दूसरा, फ्लड को रोका जा सके। तो नदी के किनारे भी ये सारे बेल्ट लगाए जाते हैं। मतलब एक तरह का ये ग्रीन बेल्ट है, जो रोड के किनारे भी
नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाता है। वो यही ग्रीन बेल्ट है जहां पे रोड के किनारे खूब सारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट आर कॉल्ड। तो जो एनिमल्स डेजर्ट में देखने को मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल को डेजर्टिकोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्टिकोलस कहा जाता है ऐसे एनिमल्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। सो क्या कहा जाता है? डेजर्टिकोलस। इसके अलावा एक आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल, ऐसे एनिमल जो जमीन पे देखने को मिलते हैं या जमीन पे रहते हैं। इसके बाद एक आता है एक्वाटिक एनिमल, ऐसे एनिमल जो पानी में मिलते हैं। फिर एक आता है एम्फीबियन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जमीन और पानी दोनों में मिलते हैं, है ना। फिर एक आता है एल्बोरियल एनिमल, ऐसे एनिमल जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं जैसे बंदर, है ना। एल्बोरियल एनिमल ये कहां मिलेगी? ये रेन फॉरेस्ट में देखने को सामान्यतः मिलते हैं। ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियन, एल्बोरियल। ठीक है, एक आते हैं नॉकटर्नल एनिमल। नॉकटर्नल एनिमल जो रातों को जगते हैं, यानी रात के समय वो मूव करते हैं, जैसे उल्लू वगैरह नॉकटर्नल एनिमल होते हैं। ठीक है ना। एक आते हैं डायurnal एनिमल्स जो दिन में जो विचरण करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकली रस्ट इच। अच्छा, अभी मैंने जैसे बताया है ना, डिस्कशन के दौरान जो पहला क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो रस्ट का मतलब होता है कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोडेड आयरन, इसको क्या बोलता है? रस्ट। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो मैंने याद तो बताया था हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाँ, ये ठीक है ना। सिर्फ फेरिक ऑक्साइड नहीं हो सकता। और इसका मैं फॉर्मूला जो बताया था Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? रस्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, एक बार रिकॉल करते हैं। कॉपर जो होते हैं, जो कॉपर का कोरोजन होता है, कौन से कलर का प्रोडक्ट बनाता है? ग्रीन कलर का। ठीक है ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। दूसरा सिल्वर कौन सा कलर देता है? ब्लैक कलर, मम्मी लोग का पायल, है ना। और वो किसकी वजह से होता है? सल्फाइड की वजह से होता है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन के टाइम पे, जैसे AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप लोग आए दिन न्यूज में रहता है, खबरों में रहता है। तो AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, मतलब एयर में कौन सा पॉल्यूटेंट है, कितना पॉल्यूशन का लेवल क्या है ना, उसमें कौन सा सॉलिड पॉल्यूटेंट कितनी मात्रा में है, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है SPM। क्या टर्म यूज किया जाता है? SPM। ये SPM का मतलब क्या होता है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो SPMs आर यूज्ड फॉर द ट्रैकिंग एयर क्वालिटी एंड एयर पॉल्यूशन। Here SPM stands for, SPM का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जब एयर में मूव कर रहे होते हैं, है ना, उसी को होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो वो जितनी ज्यादा होगी एयर पॉल्यूशन का लेवल उतना हाई होगा। ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया में मेजर करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया में कौन रिलीज करता है, ये कौन मेजर करता है? ठीक है ना, कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फूड चेन व्हिच ट्रॉपिक लेवल हैज हाईएस्ट एनर्जी लेवल? तो फूड चेन में कौन से ट्रॉपिक लेवल में हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है?
तो मैं टॉपिक लेवल पहले बना दे रहा हूं, फिर आपको बताना कौन सा एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा, तो कौन सा टॉपिक लेवल। सबसे नीचे आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है टर्शियरी कंज्यूमर, और फिर आता है डीकंपोजर। तो किसमें एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एनर्जी लेवल का कंसेप्ट किसने दिया था। एनर्जी लेवल का कंसेप्ट, अब देखो एनर्जी लेवल के कंसेप्ट के हिसाब से मैं बताऊं तो 10% का एक रूल है ना, 10% रूल पढ़ा है आप लोगों ने, 10% रूल है, ठीक है ना। अगर इस 10% रूल की मैं बात करूं तो 10% रूल में यह कहा जाता है कि प्रोड्यूसर सन से जितनी एनर्जी लेता है सनलाइट के फॉर्म में और उसको फूड में कन्वर्ट करता है और अपना डे टू डे वर्क करता है, फंक्शन करता है, तो उन सारी एनर्जी का 10% किसको मिलता है, तो ये मिलता है प्रोड्यूसर को, सॉरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को। मतलब अगर प्लांट है, प्लांट के पास मान लो 10,000 जूल एनर्जी है, तो प्लांट को किसने खाया, तो प्लांट को खाया मान लो डियर, ठीक है ना, उसे खाया डियर को कितना मिला, तो इसका 10% इसे मिलेगा यानी 1000 जूल। फिर डियर को किसने खाया, टाइगर ने, टाइगर को कितना मिलेगा, तो इसका 10% यानी 100 जूल, ठीक है। फिर टाइगर को किसने खाया, तो टाइगर मरने के बाद मान लो उसको वल्चर ने खाया, वल्चर, तो उसको कितना मिलेगा, इसका 10% यानी सिर्फ 10 जूल, है ना। तो ये जो 10% का रूल था, है ना, ये जो है ये 10% का रूल है। तो ये 10% का रूल किसने दिया था, ये जो 10% का रूल है ये सबसे पहले दिया था किसने, एक आपको चाइनीज एक ये मिलेगा, क्या नाम है साइंटिस्ट, डेन, क्या लिंडेन करके कुछ नाम है ना। लिंडेन तो चाइनीज एक बैडमिंटन प्लेयर है बहुत फेमस, बट उसका भी नाम इसी तरह से कुछ था, लिंडेन लिंडेन कुछ था, है ना। तो उसने सबसे पहले ये दिया था, ठीक है। एक सेकंड में देख लेता हूं, लिंडमैन, क्या है, लिंडमैन, लिंडमैन ने किया है ना। और लिंडेन जो है वो चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत जबरदस्त बैडमिंटन खेलता है ना। लिंडमैन ने दिया था 10%, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, तो हाँ हमारा आंसर नहीं आया, इन a food chain which trophic level has the highest energy level, तो इनमें सबसे ज्यादा किसके पास एनर्जी है, प्लांट के पास, तो यहां कौन हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। प्लांट्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है which of the following will turn blue litmus red, तो इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, तो ये करते हैं एसिड। ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, कौन करता है, एसिड। तो जो एसिड होता है इनमें से कौन सा एसिड है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन ये बेस है, बेकिंग सोडा ये भी बेस है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हमने क्या देखा, तो Na2CO3 10H2O, इस तरह से बेकिंग सोडा का हमने फॉर्मूला क्या देखा, NaHCO3, ये दोनों बेस है। विनेगर होता है ये एसिड है, और इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ये वही विनेगर है जो अचार में डाला जाता है, अचार को प्रिजर्व करने के, पिकल्स को, ठीक है। तो ब्लू लिटमस को रेड कौन करेगा, विनेगर करेगा। नेक्स्ट
द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस H। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, है ना, लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो यहां बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके जो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं यानी ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, C6H12O6 बन रहा है। तो ये जो बना कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज, ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या हाइड्रोलिसिस है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन के बारे में क्या बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस के बारे में जब भी कोई सब्सटेंस वाटर से रिएक्शन करता है तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब आंसर हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो पार्टिकल्स व्हिच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर। जब भी किसी पार्टिकल में न्यूक्लियस में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो वहां पे, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो जुड़ ही नहीं सकता, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा नहीं। तो न्यूक्लियस में क्या ऐसा डालें, क्या ऐड करें, तो न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिसाइड करता है ना। और जो न्यूट्रॉन होता है इसका अपना कोई मास नहीं होता है, इसका अपना कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन को हम ऐड कर सकते हैं न्यूक्लियस में जिससे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे बीपीएससी एग्जाम्स में ने, मतलब ये समझिए कि 2023 के बाद से बीपीएससी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए जीएस से रिलेटेड, उनमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे ये उसकी सीरीज का तीसरा पार्ट था। आगे के सीरीज में हम रिसेंट के कुछ 1-2 सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड उन पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने बायो की भी सीरीज स्टार्ट की है, हमने ज्योग्राफी की भी सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। तो उसे भी ओवरलुक करिए। और 25 अक्टूबर को आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, 72nd बीपीएससी, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए। और उस एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि सितंबर लास्ट तक हम बीपीएससी के पिछले 3-4 सालों में जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन सारे जीएस क्वेश्चंस को हम विद डिटेल एनालिसिस आपके सामने लाएं। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए। जय हिंद।